नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ये सभी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। लास्ट में 30 प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। योजना आयोग किसी प्रकार से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे एवं योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी तथा अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। याद रखिएगा, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। 1 जनवरी 2015 को दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे। नीति का पूर्ण रूप दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसे कहा जाता है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है और इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यहाँ से दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में देखेंगे। सभी तथ्य ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। याद रखिएगा, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती थी। यह भी दोस्तों संविधानेतर निकाय है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान में नियोजन। भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्वों से प्राप्त होती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में मिलता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ दोस्तों 1952 में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखेंगे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोनों तथ्य याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। चौथी योजना को दोस्तों गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी एवं चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य 3 वार्षिक योजनाएं तथा 7वीं एवं 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थीं। चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हुई थी। याद रखिएगा, भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 तक थी। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई थी। इसे जनता पार्टी सरकार के समय अनवरत योजना 1978 से 80 का नाम दिया गया था। कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः 1980 से लागू किया था। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, यहाँ पर योजना अवधि और प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे।
पहली योजना दोस्तों ये 1951 से 1956 तक चली थी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, विद्युत क्षेत्र था। कृषि, सिंचाई और विद्युत क्षेत्र पर जोर दिया गया था। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक थी। इसमें भारी उद्योग पर बल दिया गया था। तीसरी योजना 1961 से 1966 तक थी। इसमें खाद्यान्न और उद्योग पर जोर दिया गया था। चौथी योजना 1969 से 74 तक थी। स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया था। और पांचवी योजना दोस्तों 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें निर्धनता उन्मूलन पर जोर दिया गया था। छठी योजना 1980 से 85 तक चली थी। कृषि और उद्योग पर बल दिया गया था। सातवीं योजना 1985 से 90 तक चली थी। ऊर्जा और खाद्यान्न पर जोर दिया गया था। आठवीं योजना 1992 से 97 तक चली थी। मानव संसाधन और शिक्षा पर बल दिया गया था। नौवीं योजना 1997 से 2002 तक चली थी। सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। और 10वीं योजना 2002 से 2007 तक थी। रोजगार और ऊर्जा पर बल दिया गया था। 11वीं योजना 2007 से 2012 तक चली। इसमें समावेशी विकास पर जोर दिया गया। 12वीं योजना 2012 से 2017 तक चली। त्वरित, सतत एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया था। यहाँ से दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को जाता है। और अर्थव्यवस्था के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मुख्य रूप से ये तीन होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और भारत की अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है: प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों कृषि, मछली पालन, पशुपालन ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, गन्ना उत्पादन, चीनी या गुड़ का उत्पादन ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार, बैंक ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, खनन आदि शामिल हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। और कृषि क्षेत्र को दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और निजी क्षेत्र दोस्तों वह क्षेत्र होता है जिसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। निजी क्षेत्र के व्यवसाय सरकारी नियंत्रण से प्रायः मुक्त होते हैं। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज बाहर से ना तो आयात करना पड़े और ना ही निर्यात करना पड़े, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की जाती है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में की गई थी। CSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। पहले वित्त आयोग का गठन दोस्तों 1951 में किया गया था, इसे याद रखिएगा। और वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है दोस्तों श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए दोस्तों, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती थी? तो इसका जवाब है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति दी जाती थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जवाब है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका जवाब है दोस्तों हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका जवाब है दोस्तों पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? इसका जवाब है दोस्तों भारी उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? इसका जवाब है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका जवाब है दोस्तों 1985 से 1990 की अवधि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका जवाब है दोस्तों 1992 से 1997, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? इसका जवाब है 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है दोस्तों अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, नीति आयोग का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जवाब है 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? इसका जवाब है दोस्तों 1966 से 1969 का समय योजना अवकाश का समय था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? इसका जवाब है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है
निम्न में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ए ऑप्शन, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? देखिए दोस्तों, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए दोस्तों, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। ये स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका जवाब है दोस्तों 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।